जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12 का जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है, जिसका 12वां लेसन जो है वह है आपको औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना तथा स्थापत्य। उसके संदर्भ में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले भी इसका एक क्लास जो है वो आपको हो चुकी है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का जो मेरा पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि इस गांव को कलकत्ता की स्थापना करते समय जो है वो आपको नहीं मिलाया गया। तो कह रहा है आपको सुल्तानाती, उसके बाद है आपको अलीपुर, कोलकाता, गोविंदपुर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा, आपको क्या जानते हैं, वो हो जाएगा अलीपुर। क्या हो जाएगा? अलीपुर। क्योंकि कोलकाता की स्थापना के समय क्या था कि आपको सुल्तानाती, कोलकाता और गोविंदपुर, इस तीनों गांवों को क्या किया गया था कि आपको मिलाया गया था, तब जाकर कलकत्ता की स्थापना हुई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि कलकत्ता की जो स्थापना होती है वो आपको कब होती है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर भी हो जाएगा। तो साथियों, कलकत्ता की जो स्थापना होती है वो आपको 1690 ईस्वी में। फिर यहाँ से बात आएगी कि कलकत्ता की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो वह आपको एक अंग्रेज व्यापारी था जिसका नाम था आपको जॉब चरनॉक। क्या था? जॉब चरनॉक। तो इसी जॉब चरनॉक के द्वारा जो था वो आपको कलकत्ता नगर की जो थी वो आपको स्थापना की गई थी। और कलकत्ता जो है औपनिवेशिक काल में जो है वह भारत की क्या थी कि आपको सांस्कृतिक राजधानी भी जो थी वो आपको रही थी। इस बात को आपको याद रखना है। तो साथियों, 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी जो है कब स्थानांतरित हुई थी। तो साथियों, कलकत्ता से अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित होने की, तो वह आपको 1911 में हुआ था। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे, ठीक है ना। तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कहेंगे 1911 में, लेकिन दिल्ली जो राजधानी बनता है ना वह आपको 1912 ईस्वी में। तो इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है कि दिल्ली राजधानी कब बना था, 1912 ईस्वी में। और कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी स्थानांतरित होती है वह दिल्ली दरबार के आयोजन के साथ। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब होता है? 1911 में। तो आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न आए आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा भाई वो आपको बी हो जाएगा। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। क्या कर रहे हैं? कह रहा है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। यह प्रश्न अभी बताया है और यह पूछ भी दिया है। तो देखिए, तो भारत की राजधानी जो है ना वो आपको कलकत्ता से दिल्ली जो स्थानांतरित हुई थी साथियों 1911 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं कि भारत की राजधानी जो है दिल्ली कब बनी थी, ठीक है ना, तो हम कहेंगे आपको 1912 में। तो देखिए, तो दिल्ली को जो राजधानी बनाया गया था वह आपको 1912 में स्थानांतरित किया गया था 1911 में। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि इसमें कई सारे ऑप्शन है, जैसे 1909। तो 1909 में क्या हुआ था, तो आपको मार्ले मिंटो जो सुधार योजना है उसे क्या होता है कि आपको पेश किया जाता है। और इसी योजना के तहत क्या होता है कि मुस्लिमों को जो होता है वो आपको पृथक जो निर्वाचन है, ठीक है ना, वो आपको दिया जाता है। तो 17 का सही आंसर डी हो जाएगा। और एक चीज और याद रखिएगा कि आपको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जिसको हम लोग इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी कहते हैं, इसी एक्ट के द्वारा भारत में जो है आपको सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। और सबसे पहले जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र मिला था वो आपको मुस्लिमों को मिला था। तो 17 का सही आंसर डी हो गया। चलिए, 18 में कह रहा है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। तो भाई, कलकत्ता जो है ना वो आपको हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद जो है आपको देखिए गंगा। तो गंगा नदी के तट पर कई सारे क्या है कि आपको शहर है, जैसे कि आपको कानपुर हो गया। क्या हो गया? कानपुर हो गया। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, वाराणसी। क्या है? वाराणसी, ठीक है ना। तो ये सब जो है आपको किस नदी के तट पे है, तो आपको गंगा नदी के तट पे। उसके बाद है आपको ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो है असम का एक शहर जिसको आपको याद रखना है वह है आपको गुवाहाटी। क्या है? गुवाहाटी। तो इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद है ये जो आपको दामोदर देख रहे हैं, तो ये जो आपको बंगाल का शोक है वो आपको दामोदर को कहा जाता है। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? दामोदर को। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो नदी से संबंधित प्रश्न को भी याद रखिएगा। और गंगा जो है भारत की क्या है कि सबसे लंबी नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो 18 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है इस पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, 19 में
कह रहा है कि अमर कथा की लेखिका कौन थी। देखिए कह रहा है कौमुदनी दास, यामिनी दास, विनोदिनी दास, सुभाषिनी देवी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना मेरे भाई, वो हो जाएगा आपको विनोदिनी दास। और यह बंगाल की महिला थी और इन्होंने महिलाओं के लिए पहली बार जो है आपको क्या कहते हैं कि अपनी पुस्तक में जो है कुछ बातें जो थे वो आपको लिखे हुए थे, ठीक है ना, यानी कि महिलाओं के हित के संदर्भ में। तो 19 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना, जहां भी दिक्कत हो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए अब चलते हैं 20 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का युद्ध जो है वो आपको कब हुआ था। तो साथियों तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का जो युद्ध होता है वो आपको 1765 में होता है। कब होता है, सॉरी 1765 कह रहे हैं 1565 में, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है 1565 आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि तालीकोटा का युद्ध जो है वो आपको हुआ कब था। तो वो आपको 1565 में किसके बीच। तो एक तरफ जो था वो आपको विजयनगर के शासक थे और एक तरफ जो थे वो आपको कौन थे जानते हैं। तो वो आपको बहमनी के शासक सब था। तो देखिए तो विजयनगर का जो शासक था उस समय वो आपको सदाशिव था। कौन था, सदाशिव, ठीक है ना। और बहमनी के शासकों ने संयुक्त रूप से इस अभियान को क्या किया था कि आपको चलाया था। तो देखिए तब विजयनगर के शासक तो सदाशिव थे, लेकिन वास्तविक सत्ता जो था इसके प्रधानमंत्री राम राय के हाथ में था। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं आपको तालीकोटा का युद्ध, इसमें आपको राम राय, ठीक है ना, मुख्य रूप से, और आपको बहमनी के शासकों ने क्या किया था, लड़ा था। और इस युद्ध में जो जीत होती है वो आपको बहमनी के शासकों की जीत होती है और राम राय के गर्दन को काटकर पूरे विजयनगर जो होता है वो आपको घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो 20 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। जहां दिक्कत होगी आपको बताना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे 21 में क्या कर रहे हैं। कह रहा है कि किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। तो साथियों परदेसी फिल्म का जो निर्माण है ना वो आपको जीएस लिविदेव जो कहते हैं, सॉरी अफनासी निकितिन, उन्हीं के यात्रा वृत्तांत के आधार पर हुआ था। तो यहाँ से एक बात आती है कि ये जो आपको अफनासी निकितिन है ये आपको है कहाँ का। तो साथियों अफनासी निकितिन जो है वो आपको रूस का क्या है कि आपको यात्री था। और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो आपको क्या है, तो इसके यात्रा वृत्तांत का नाम है साथियों 3 समुद्रों पार की यात्रा। क्या है, 3 समुद्रों क्या कहेंगे पार की यात्रा। यही जो है अफनासी निकितिन के यात्रा वृत्तांत का क्या है कि आपको नाम है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो अफनासी निकितिन है ये आपको भारत कब तक रहा था। तो 1466 से जो है वो आपको 1472 ईस्वी तक अफनासी निकितिन जो था वो आपको भारत रहा था। और यह मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में आया था। इस बात को भी आपको याद रखना है कि अफनासी निकितिन किसके दरबार में आया था। तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में, ठीक है ना। तो ये सारे चीज आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इसे बढ़िया से याद रखेंगे। तो 21 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है 7 लेसन से भी जो है वो आपको रखा गया है, ठीक है ना। तो आप उसे देख लीजिएगा। निकोलो कोंटी जो कि आपको कहाँ का यात्री था, वो आपको इटली का और विजयनगर आने वाला पहला आपको यात्री था। जीएस लिविदेव जो कि आपको कहाँ के थे, तो यह भी आपको रूस के थे और इन्हें रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है। डोमिंगोस पेस जो कि आपको पुर्तगाल के थे और यह आपको कृष्णदेव राय के दरबार में क्या हुए थे कि आपको आए थे। तो ऐसे आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाते हैं, आपको उसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं 22 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। तो साथियों अफनासी निकितिन और आपका फनाउनुनी, ये दोनों जो था वो आपको घोड़ों का व्यापारी था। तो 22 का जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, तो यह आपको सी हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो अफनासी निकितिन है ना यह आपको मोहम्मद शाह तृतीय के दरबार में जो है वो आपको आया था, ठीक है ना। इसे आपको याद रखना है। फनाउनुनी जो है वो आपको विजयनगर का एक शासक था जिसका नाम है आपको अच्युत देवराय। इसी के काल में क्या है कि आपको यह आया था, कौन जानते हैं, तो आपको फनाउनुनी। और फनाउनुनी जो था वो आपको पुर्तगाल के था। तो ये इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। वहीं अफनासी निकितिन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो आपको रूस का था। निकोलो कोंटी की अगर हम बात करें तो ये आपको इटली का था और विजयनगर आने वाला पहला यात्री था। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है साथियों कि ये जो निकोलो कोंटी है ना यह आपको विजयनगर आया था, तो किस राजा के दरबार में, तो साथियों यह आपको देवराय प्रथम के दरबार में जो है वो आपको आया था। और देवराय प्रथम का जो शासन काल है वो आपको क्या है, तो 1406 से 1422 जो है इसका क्या है कि आपको शासन काल है। और निकोलो कोंटी 1420 से 1422 तक जो है वो आपको विजयनगर रहा था। तो देख रहे हैं तो सारा चीज जो है आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। तो आपका दायित्व बनता है कि आप इन चीजों को अच्छे से लिख लें, नोट कर ले, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी जो है ले लेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न में। देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे
वो आपको कौन थे? तो साथियों बंगाल के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो आपको वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, अगर हम पूछ दे बंगाल के अंतिम गवर्नर, क्या पूछा जाए? बंगाल के अंतिम गवर्नर। तो साथियों बंगाल के जो आपको अंतिम गवर्नर थे, क्या थे? अंतिम गवर्नर, ठीक है ना। और आपको प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो दोनों एक ही व्यक्ति है, वारेन हेस्टिंग्स। क्योंकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था कि आपको बंगाल के जो गवर्नर थे उसको मतलब क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इस प्रकार से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम क्या हो गया कि आपको गवर्नर जनरल। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग, तो यह आपको भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा क्या है? अंतिम गवर्नर जनरल। और साथ साथ क्या कहेंगे, तो आपको प्रथम वायसराय। क्या है? प्रथम वायसराय। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताइए कि भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो क्या कहेंगे? लॉर्ड कैनिंग। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दोनों का आंसर एक ही होगा। और इससे भी बताए थे कि जो पद अंतिम होता है उस वह व्यक्ति नए पद का शुरू होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो अंतिम गवर्नर जनरल है भारत का, इसी को बना दिया गया भारत का वायसराय। उसके बाद है लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल, तो यह याद रखिएगा, मतलब कार्यकाल। तो यह आपको 1856 से 1862, ठीक है ना। और यह जो है आपको विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए जो होते हैं आपको जाने जाते हैं। उसके बाद है लॉर्ड डलहौजी, इसका कार्यकाल जो है 1848 से 1856, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। और इसने राज्य हड़प नीति को क्या किया था कि आपको शुरू किया था। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राज्य हड़प नीति जो है किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू किया गया था, तो क्या कहेंगे? लॉर्ड डलहौजी। और राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य है वो आपको कौन है? तो साथियों राज्य हड़प नीति का शिकार जो पहला राज्य अगर पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा आपको सतारा। क्या है? सतारा। और सतारा को 1848 में राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया गया था। और अवध जो है राज्य हड़प नीति का शिकार अंतिम राज्य था, जिसे आपको 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर क्या कर लिया गया था कि आपको हड़प लिया गया था। तो साथियों 23 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न में। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर बात करते हैं। देखिए, कहा कि भारत में बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति जो है किसने दी थी? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी, उसके बाद है हार्डिंग प्रथम, विलियम बेंटिक, लॉर्ड एलनबरो। क्या है? लॉर्ड एलनबरो। तो देखिए, तो भारत में जो है बालिकाओं की शिक्षा की आधिकारिक अनुमति जो है वो आपको लॉर्ड डलहौजी जो है उसने क्या किया था कि आपको दिया था। हालांकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में भी जो है बालिका शिक्षा पर ध्यान दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो है आधिकारिक रूप से पूछ रहा है, ऑफिशियल रूप से, तो वो हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। और उसके बाद है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, इसके बारे में याद रखिएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, सती प्रथा के अंत करने के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड एलनबरो जो आपको 1843 में भारत में क्या करता है कि दास प्रथा को मतलब कानून के विरुद्ध घोषित करता है। तो 24 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न में। देखिए, कह रहा है कि बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना जो है वो आपको कब हुई थी? तो साथियों बंबई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना होती है 1920 में। और किसके नेतृत्व में होता है? तो वह आपको लाला लाजपत राय के नेतृत्व में। तो इन चीजों को याद रखना है, लाला लाजपत राय, इन्हीं के नेतृत्व में ऑल इंडिया क्या है कि आपको ट्रेड यूनियन की स्थापना होती है। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि लाला लाजपत राय को हम लोग किस अन्य नाम से जानते हैं? तो देखिए, तो इन्हें जो है आपको शेर ए पंजाब, क्या है? शेर ए पंजाब जो है वह कहा जाता है। इसके अलावे इन्हें जो है आपको पंजाब केसरी जो है इस नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, वह है आपको अनहैप्पी इंडिया। क्या है? अनहैप्पी इंडिया। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि अनहैप्पी इंडिया जो है किसने लिखा था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? वो आपको लाला लाजपत राय। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो साइमन कमीशन के जब ये विरोध कर रहे थे लाहौर में, तो उस समय इनके सर पे जो है गहरी चोट जो है वो आपको आई। उसके एक माह बाद इनकी क्या हो जाती है कि आपको मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम चलते हैं आगे और भी चीज जान लेते हैं कि क्या है। तो देखिए 1935 में जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उस एक्ट के तहत क्या होता है कि केंद्र में द्वैध शासन लागू किया जाता है। 1925 में आपको आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या होती है कि आपको स्थापना होती है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है। तो यहाँ से ईयर जो भी दिया गया है ना, उस ईयर से संबंधित प्रश्नों को भी आपको क्या करना है कि सॉल्व करना है। तो साथियों 25 का सही आंसर जो हो जाएगा 1920 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए क्या कह रहा है कि तथाकथित ब्लैक होल घटना का एक तरफा, ठीक ना, विवरण हमें एक अंग्रेज से प्राप्त होता है। वह अंग्रेज जो था वो आपको कौन था? तो साथियों वह है आपको हॉलवेल। क्या है? हॉलवेल। तो देखिए, तो ये जो ब्लैक होल की घटना होती है वो आपको होती है क्या, ठीक है ना, तो यह आपको बंगाल में घटती है। घटना कहाँ घटती है? बंगाल में, जहां आपको 146 अंग्रेज को जो होते हैं वो आपको सिराजुद्दौला की सेना पकड़ लेते हैं। उसके बाद सिराजुद्दौला के आदेश पर उस 146 व्यक्ति को जो होता है पकड़कर एक छोटे से कमरे में जो होता है, ठीक है ना, वो आपको बंद कर दिया जाता है। 24 घंटे बाद जब उस कमरे को खोला जाता है तो 123 व्यक्ति जो होते हैं वो आपको मृत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी को इतिहास में ब्लैक होल की जो है घटना कहा जाता है। तो ऐसा यह कहते हैं एक अंग्रेज जिसका नाम है आपको हॉलवेल, ठीक है ना। तो यह एक तरफा विवरण है, इसका कोई जो है प्रमाणिक पुष्टि वाला ऐसा कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 27 में, क्या कह रहा है सुनिए। कड़ा की मतलब पर्वतीय सैरगाहों के रूप में शिमला की स्थापना किस युद्ध के समय की गई थी? तो देखिए, तो पर्वतीय सैरगाहों के रूप में शिमला की जो स्थापना होती है ना साथियों, वो आपको गोरखा युद्ध के बाद होती है। किसके बाद होती है? गोरखा युद्ध के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, और यह आपको एनडीए एग्जाम जो हुआ था, ठीक है ना, 2016-17 में भी उसमें यह क्वेश्चन जो था वो आपको पूछा गया था, ठीक है ना, एनडीए के एग्जाम में। किसमें? एनडीए के एग्जाम में, ठीक है ना। तो इसको आपको जान लेना है। एनडीए करने का मतलब हो गया कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना, इसी के एग्जाम में जो था आपको यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, तो गोरखा युद्ध जो होता है वो आपको कब होता है, ठीक है ना, ये भी तो आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, तो गोरखा युद्ध जो होता है 1815-16 में, ठीक है ना। तो उसी युद्ध के क्या है कि आपको समाप्ति के बाद जो होता है आपको पर्वतीय सैरागाह के रूप में जो होता है शिमला की स्थापना होती है। और अभी जो शिमला है वो आपको क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझ जाना है। तो देखिए, तो ये जो 27 है इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा। बाकी इधर का जो चीजें है वो आपको किस लिए जानते हैं? तो कॉम्पिटेटिव छात्राओं के लिए, इसलिए यहाँ पर हम इसका एनालिसिस जो है नहीं कर रहे हैं। चलिए 28 में कह रहा है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किसने की थी? तो देखिए, तो 1882 में जो भारत के वायसराय थे वो आपको कौन थे? तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है लॉर्ड रिपन, उसके बाद जो है आपको लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो साथियों उस समय जो थे वो आपको रिपन थे। कौन थे? रिपन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और रिपन को ना भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है? कि आपको जनक कहा जाता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को, ठीक है ना। उसके बाद भारत में नियमित जनगणना जो शुरू होती है वो आपको 1881 में। तो भारत में ये जो नियमित जनगणना शुरू करने का श्रेय जाता है साथियों, वो किसको जाता है? रिपन को। तो नियमित जनगणना शुरू कब होती है? 1881 में। तब से क्या होता है कि भारत में जो जनगणना होती है ना वो आपको प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है। इन चीजों को याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी, इनका जो कार्यकाल है 1848 से क्या है कि आपको 1856 है, ठीक है ना। और डलहौजी भारत में राज्य हड़प नीति के लिए, इसके अलावा रेल, डाक, तार, इस सब का इसे जनक कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन जो है सबसे ज्यादा आपको भारतीय इतिहास में बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है। तो इसने बंगाल का विभाजन कब किया था? 1905 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसे भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इसके अलावा इसने कॉर्नवालिस कोड जो है लागू किया था कब? तो आपको 1793 में। इसके अलावा इसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुख्य रूप से अस्थायी बंदोबस्त को भी जो लागू किया था 1793 में। तो ये सारे चीज जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। जहां भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। चलिए अब हम चलते हैं 28 से हो गया तो 29 में। 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए, कह रहा है कि पटना कॉलेज, पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था? तो यह जो था आपको डचो का था। किसका था? डचो का। डचो कहने का मतलब हुआ कि आपको हॉलैंड, क्या है? हॉलैंड अभी का, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारत में कई सारी यूरोपीय कंपनियां जो है वो आपको भारत में व्यापार करने आई, ठीक है ना। और इसने यहाँ पर अपनी कंपनी स्थापित की। तो आइए जानते हैं उसी कंपनी के बारे में। जैसे देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो होती है 1602 ईस्वी में। देखिए, कंपनी की स्थापना वर्ष जरूर याद रखिएगा। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है 1498 ईस्वी में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो होती है 1664 ईस्वी में। उसके बाद है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी जो स्थापना होती है ना वो आपको कब जानते हैं? तो आपको 1600 ईस्वी में। तो इन चीजों को बढ़िया से देख लेना। उसके बाद एक छूट रहा है, आपको क्या जानते हैं? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपको 1731 में क्या हुआ था कि आपको स्थापित हुआ था। तो इन कंपनी के बारे में भी आपको जान लेना है कि स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? 1731 ईस्वी में। और एक और छूट रहा है, वह है आपको कौन सा जानते हैं? तो आपको डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम है उसका? डेनिश, यानी डेनमार्क की यह कंपनी थी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो होती है वो आपको कब होती है जानते हैं? तो यह आपको 1616 ईस्वी में। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो यहाँ से वही पूछ रहा है कि पटना कॉलेज, ठीक है ना, जो कि आपको
और पटना का बिल्डिंग कह रहा है कि किस यूरोपीय कंपनी का पहले गोदाम था, तो यह आपको डचो का गोदाम था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देखना है। चलिए अब हम चलते हैं इसमें क्या कह रहा है, सुनिए। लेकिन उससे पहले इसका आंसर जान लीजिए, वो आपको क्या हो जाएगा, तो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर हम नहीं लिखे थे, हो सकता है कहीं आप कंफ्यूज होकर कोई दूसरा मार लेते। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। देखिए क्या कह रहा है कि फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है, यही प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है बम्बई, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। तो साथियों फोर्ट विलियम जो है ना वो आपको कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है, कोलकाता में। और इस फोर्ट विलियम का जो निर्माण हुआ था वो आपको कब हुआ था जानते हैं, तो आपको 1781 ईस्वी में। और इसका निर्माण जो करवाया था कौन जानते हैं, तो आपको रॉबर्ट क्लाइव। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम का निर्माण कौन करवाया था, तो क्या कहेंगे, रॉबर्ट क्लाइव। कब करवाया था, 1781 में। उसके बाद है आपको मद्रास। तो मद्रास में एक किला है जिसके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना, वो अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती थी। उसका नाम है आपको सेंट जॉर्ज का किला। क्या नाम है उसका, सेंट जॉर्ज का किला। तो साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सेंट जॉर्ज का किला जो है कहाँ है, तो आपको मद्रास में। इसके बाद अगर हम दिल्ली आते हैं तो साथियों दिल्ली में आपको मिलेंगे क्या, सबसे प्रमुख इमारत में अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा आपको इंडिया गेट। क्या हो जाएगा, इंडिया गेट। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको कनॉट पैलेस। क्या है, कनॉट पैलेस। ये सब जो है दिल्ली का जो है आपको प्रमुख जो है आपको ऐतिहासिक जो है इमारत जो है वो है। तो इसे आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए उसके बाद जो है आगे देखिए क्या कर रहा है, कनॉट पैलेस के बाद आपको राष्ट्रपति भवन, ठीक है ना, लाल किला, ये सब जो है आपको दिल्ली में ही है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक इमारत है जो आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको यानी कि दिल्ली में। उसके बाद मुंबई में अगर आते हैं होटल ताजमहल। इसके अलावा आपको गेटवे ऑफ इंडिया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर क्वेश्चन पूछ देंगे कि बताओ गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप क्या कहोगे, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना साथियों वो आपको मुंबई में है। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि ये सभी चीज होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आपको 1911 में इसकी क्या हुई थी कि आपको नींव डाली गई थी और 1924 में यह बनकर तैयार होता है। इंडिया गेट की अगर हम नींव की बात करते हैं तो वो जाएगा 1921 में, बना था 1931 में। तो देखिए इस दोनों को याद रखिएगा, इंडिया गेट 1921 से 1931 के बीच बनकर तैयार हुआ था। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया 1911 से 1924 के बीच बनकर क्या हुआ था कि आपको तैयार हुआ था। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 31 में। 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का सरताज जो है किसे कहा जाता है, मतलब कि किस शहर को भारत का सरताज कहा जाता है। तो देखिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका वो क्या हो जाएगा जानते हैं, तो आपको सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से बात आती है क्या जानते हैं, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले भारत का क्या कहेंगे आपको सरताज। उसके बाद जो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, भारत का हॉलीवुड। क्या है, भारत का हॉलीवुड। ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको भारत की वित्तीय राजधानी तो सब जो है कहाँ है जानते हैं, तो आपको मुंबई में। कहाँ है, मुंबई में। तो ये सब अगर आपके एग्जाम में है आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। 7 द्वीपों का नगर। क्या है, 7 द्वीपों का नगर, भारत का प्रवेश द्वार, ये सब जो है मुंबई को कहा जाता है। उसके बाद है कोलकाता। तो देखिए कोलकाता को जो है वो आपको क्या कहा जाता है, तो आपको डायमंड हार्बर। क्या है, डायमंड हार्बर। और यह कभी भारत की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। इसके बाद ये जो मद्रास है, इस मद्रास में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती को हम लोग सेंट जॉर्ज किला के नाम से जानते थे। हैदराबाद को जो है साथियों वो आपको हाईटेक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाईटेक सिटी, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। और जहां दिक्कत होगी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। आपको छिपा कर नहीं रखना है, जहां भी दिक्कत होगी हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न में। साथियों क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि चोल इमारतें किस नगर की प्रमुख विशेषता थी। तो देखिए कह रहा है दिल्ली, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। तो देखिए तो चोल इमारतें जो है ना साथियों वो आपको मुंबई की प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद है आपको चोल इमारत था क्या, तो सीधे कहेंगे आपको बहुमंजिला ये आपको इमारत, ठीक है ना, जिसमें आपको छोटे छोटे कमरे होते थे जिस वजह से इसके आसपास काफी ज्यादा गंदगी का माहौल रहता था। तो ऐसे चोल इमारत आपको ज्यादातर जो है मुंबई में देखने को मिलते हैं। हालांकि इसमें जितने भी देख रहे हैं सब जो है आपको मेगा सिटी है। क्या है, मेगा सिटी, जहाँ की जनसंख्या जो है वो आपको क्या है 50 लाख से जो है वो आपको अधिक है। अब यहाँ से आगे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए, और एशिया की जो सबसे गंदी बस्ती है
ठीक है ना, धरावी, वो भी आपको कहाँ है जानते हैं, तो वो आपको मुंबई में है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इसको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, क्या कर रहा है सुनिए। करा कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था कब, यही पूछा जा रहा है। तो साथियों, पुर्तगालियों ने जो गोवा पर अधिकार किया था ना 1510 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बात आएगी कि पुर्तगाली जो है गोवा से जाता है कब, यानी कि पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कब कराया जाता है। तो साथियों, पुर्तगालियों से गोवा को जो मुक्त कराया जाता है ना, वो आपको 1961 में, और इसके लिए भारतीय सेना एक ऑपरेशन चलाती है। उस ऑपरेशन का नाम होता है ऑपरेशन विजय। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। और ऑपरेशन विजय के तहत क्या होता है, गोवा को खाली कराया जाता है, और वह डेट होता है आपको लास्ट 19 दिसंबर 1961, ठीक है ना। इसीलिए 19 दिसंबर को हम लोग गोवा मुक्ति दिवस जो होते हैं वो आपको मनाते हैं। तो 33 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 34 में, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये चीजें आप जरूर बताएंगे। देखिए क्या करें कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो है कब हुई थी। देखिए ऑप्शन कह रहा है 1871, 1891, 1894, 1881। तो साथियों, अखिल भारतीय स्तर पर जो पहली जनगणना होती है 1881 में। दूसरा चीज आप याद रखेंगे कि आपको भारत में जनगणना की वैसे शुरुआत होती है 1872 में। नियमित और वैज्ञानिक रूप से कहेंगे तो 1881 में। और उस समय क्या होता है कि आपको लॉर्ड रिपन जो होते हैं वो आपको क्या होता है कि भारत के आपको वायसराय होते हैं जो इसे शुरू करते हैं। फिर यहाँ से बात आती है भारत में जनगणना कितने वर्ष पर होती है, 10 वर्ष पे। तो देखिए, तो जनगणना से संबंधित कुछ वर्षों को आपको जान लेना है, जैसे 2011, उसके बाद आपको कितना जानना है 1951, उसके बाद आपको 1931 और आपको 1921, इन वर्षों को जान लेना है। उसके बाद 1881 और 1872, ये सब जनगणना का जो वर्ष है ना, कुछ महत्वपूर्ण वर्ष है। क्यों महत्वपूर्ण वर्ष है, इस पर भी बात करेंगे। देखिए 2011 में दूसरी बार क्या होता है कि आपको जाति आधारित जनगणना होती है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दूसरी बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी, क्या कहोगे, 2011 में। दूसरी बात, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, 1951 में। और 1951 को जनगणना का जो है लघु विभाजक वर्ष जो है वो आपको कहा जाता है, मतलब जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष। उसके बाद है 1931 में आपको पहली बार जाति आधारित जनगणना होती है। 1921 के जो वर्ष है जनगणना वर्ष को, उसे जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष जो है वो आपको कहा जाता है। 1881 में नियमित और वैज्ञानिक रूप से जनगणना की शुरुआत होती है। 1872 में जनगणना की क्या होती है कि आपको शुरुआत होती है। तो साथियों, 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 35 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है ग्रामीण सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता, शहरी सभ्यता, कबीलाई सभ्यता। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, वो आपको शहरी सभ्यता थी। और इसके बाद जो भारत में विकसित हुई सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता, वो आपको कैसी सभ्यता थी, तो वो आपको ग्रामीण सभ्यता थी। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल अवधि है वो क्या है, तो 2500 से लेके आपको 1750 बीसी, मतलब कि कार्बन 14 पद्धति। और इसके अलावे जो है आपको यानी कि कई सारे विद्वानों के मत अनुसार, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का कोई लिखित विवरण जो है नहीं है, इसके अध्ययन का एकमात्र स्रोत है और वह है क्या जानते हैं, तो आपको पुरातात्विक चीजें। तो इन चीजों को आपको समझ जाना है। हड़प्पा सभ्यता में जो पहला नगर खोजा गया था वो आपको हड़प्पा ही खोजा गया था, मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर जो था वो आपको कौन था, हड़प्पा, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सैनी ने किया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया नगर जो था वो आपको हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम पड़ा था आपको हड़प्पा सभ्यता। और यह सभ्यता बिल्कुल आपको शहरी थी और यहाँ का जो शासन प्रशासन था वो आपको नगर पालिका के जैसा था। तो साथियों, ये जो 35 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 36 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपको कौन है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर है ना वो आपको कौन है जानते हैं, तो वह जो है आपको मोहनजोदड़ो। कौन है, मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जो है इसकी जो खोज होती है वो आपको कब होती है जानते हैं, तो वह आपको 1922 में। और इसके खोजकर्ता कौन होते हैं, तो आपको आर.डी. बनर्जी, यानी आर.डी. बनर्जी कहने का मतलब हुआ राखल दास बनर्जी जो होते हैं, इसके क्या होते हैं कि आपको खोजकर्ता होते हैं। इन चीजों को आपको समझ जाना है। उसके बाद है लोथल। तो साथियों, लोथल जो है वो आपको है क्या, तो देखिए, तो यह आपको सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था। क्या था, बंदरगाह नगर। तो इसे आपको बढ़िया से समझ जाना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह नगर है वो आपको कौन है, तो क्या कहेंगे जानते हैं, लोथल है। और इसकी जो खोज होती है कब होती है, 1957 ईस्वी में। तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। उसके बाद है कलिबंगा, इसकी खोज 1953 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो खोजकर्ता थे वो आपको कौन थे जानते हैं, तो वह आपको लाल जी थे, ठीक है ना, यानी कि थापर कुछ करके उनका नाम है, जिसे आपको देख लेना है। और कलिबंगा जो है
आपको किस नदी के तट पे मिला है, तो आपको क्या कहेंगे जानते हैं कि ये जो सरस्वती नदी है उस नदी के तट पे, अभी सरस्वती ऑप्शन में नहीं रहे तो घग्गर। उसके बाद है हड़प्पा, जो कि आपको रावी नदी के तट पर जो है वो आपको मिला है। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, तो वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न में क्या करा है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका आंसर सी हो गया। चलिए देखिए, करा कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो देखिए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सबसे पहले जो आपको उत्खनन हुआ था वो आपको हड़प्पा का हुआ था। कितना में, तो 1921 में। और यह जो हड़प्पा है कहाँ है, तो ये आपको पाकिस्तान से मिला है। वहीं धौलावीरा गुजरात से, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से, लोथल गुजरात से। एक चीज याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो आपको कहाँ से मिले जानते हैं, तो वह जो मिले हैं आपको भारत में, वो आपको गुजरात से। और लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर था। तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको देखना है। तो 37 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए इसमें जो है आपको चैप्टर के बीच में का जो कुछ प्रश्न सब है, कुछ टॉपिक की चर्चा की गई, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए आगे, कह रहा है कि लोथल कहाँ स्थित है। तो भाई लोथल जो है ना वह आपको कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अभी जस्ट इसके बारे में हम लोग क्या किए हैं कि आपको चर्चा किए हैं। और लोथल की खोज 1957 में होती है। कब होती है, 1957 में। और लोथल जो होता है वो आपको भोगवा नदी के तट पे मिलता है। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप जरूर बताएंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। ऑप्शन ए कह रहा है बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर, बलबन। तो देखिए, तो भारत का प्रथम मुगल शासक जो था बाबर था, जिसका कार्यकाल जो है वो आपको शासनकाल का ही है 1526 से 1530। और इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा कर क्या किया था कि भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है शेरशाह सूरी, यह आपको भारत में अफगान साम्राज्य के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। और ये दिल्ली की गद्दी पे 1540 से 1545 तक शासन किए थे। और हुमायूं को इन्होंने 2 बार क्या किया था कि आपको पराजित किया था। उसके बाद है आपको अकबर, इसका शासनकाल 1556 से जो है वो आपको 1605 है। और अकबर को मुगल वंश का जो है आपको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बलबन दिल्ली सल्तनत का एक शासक था, जिसका शासन 1265 से 1287 है। और इसी ने भारत में नवरोज जैसे जो फारसी उत्सव है उसको क्या किया था, शुरू किया था। इसके अलावा आपको क्या कहते हैं, सिद्धा और पाइबोस जैसे जो आपको दरबार में अभिवादन की प्रथा थी उसको इसने क्या किया था, शुरू किया था। तो देखिए अब यहाँ से अगला प्रश्न जो हमारा क्या कह रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं, सॉरी डी कह रहे हैं, वो आपको ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसे आपको देख लेना है, क्या हो जाएगा, ए। ठीक है ना, चलिए देखिए इसका सही आंसर ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है 40, तो कह रहा है कि मुगल सम्राट अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था। तो साथियों मुगल सम्राट अकबर का जो राज्याभिषेक हुआ था ना वो आपको 1556 में, मतलब कि अकबर जो है राजा कब बनता है 1556 में। शासन कब तक करता है, तो आपको 1605 तक, यानी कि 1556 से 1605 तक। ठीक है ना, और अकबर जब राजा बना था तो वह 14 वर्ष से भी कम आयु का था। यानी कि इसका राज्याभिषेक जो होता है ना वो आपको 14 फरवरी कितना को जानते हैं, 1556 ईस्वी को। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है जानते हैं कि आपको ये जो अकबर है, अकबर जब राजा बना था तो यह आपको अल्पवयस्क था। तो बैरम खां इसका संरक्षक था 1556 से लेकर कितना तक था, आपको 1560 तक। और इसको मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसके शासनकाल में हिंदी साहित्य का खूब विकास हुआ, इसलिए कहा जाता है अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था। साथियों आज हम लोग क्या किए जानते हैं कि आपको ये जो 12 लेसन है इसमें हम लोग क्या किए कि आपको 16 से लेके 40 तक के जो प्रश्न है उसका एनालिसिस किया। इससे पिछली कक्षा में 1 से लेके हम लोग 15 तक क्या किए थे, तो बच गया इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है। तो आपको 41 से लेके 60 तक है, तो इसका एनालिसिस हम लोग कल करेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप पहले क्लास को नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे देख लेंगे। तो चलिए साथियों आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।